लोग हीट करते हैं 0 टू कितना 4 डिग्री। वहाँ पे पहले क्या करेगा आपका कंप्रेशन होता है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अब वॉल्यूम जो डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब हम लोग 4 डिग्री से अबव टेम्परेचर पे क्या करेंगे, टेम्परेचर राइज करते थे तो वहाँ पे फिर एक्सपेंशन मिलता था। तो ये तो कंडीशन हो गई थी हमारी, एक्सेप्शनल कंडीशन वाटर में था। बाकी भी कोई मटेरियल बेटा हीट करते तो हमेशा उसमें एक्सपेंशन होता है। ये चीज़ें आपने कर लिया था, हो गया था ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसे में किसी बुक में आपको उसी में मिल जाएगा, कहीं आपको अलग से मिल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट पार्ट हमें जो पढ़ना था काइनेटिक थ्योरी ऑफ क्या है, गैसेस है। ठीक, तो लिख लीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेटा। तो जो गैस लॉ वगैरह है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एक्सपेंशन कल कर लिया था आपने, एक उस पर क्वेश्चन बता दो एक्सपेंशन पे, तो फिर आगे तब तक हो सकता है आ जाना। जैसे मान लो 2 मेटल के स्टेप्स है, एक बाई मेटालिक स्टेप बनाई गई बेटा। ठीक, कम बेटा। तो बाई मेटालिक अगर इस पे स्टेप बनाया गया, ठीक, एक के लिए आपका अल्फा, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हम लोगों ने किया था, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से दिखा रहे थे। अल्फा 1 है, दूसरे का अल्फा 2 है। अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 दिया गया है। 2 मेटालिक स्टेप्स हैं, ठीक, उनके लिए आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक का अल्फा है 1 है, दूसरे का अल्फा 2 है। बोला गया अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2। अब जब जो लोग कल नहीं थे वो गायब है ना। कल कौन कौन एब्सेंट थे, कहाँ थे साहब, पटाखे बज गए थे क्या अभी तक? अच्छा, लखनऊ चले गए थे, बैठिए। तो उस केस में क्या होगा, अल्फा 1 की वैल्यू बोला जा रहा है अल्फा 2 से ग्रेटर है। अगर इसे हीट किया जाए, अगर इसके टेम्परेचर में क्या किया जाए, टेम्परेचर राइज किया जाए, अगर इसे हीट किया जाए, तो जब हीट करेंगे ऑन हीटिंग, अगर आप इसको हीट करते हो, इस सिस्टम को हीट किया जाए, तो बोला जाता है ये ऑलवेज ये थिन हैं, पतले हैं। ठीक, जो स्टेप्स हैं ये ऐसे स्ट्रेट ही रहेंगे या बेंड हो जाएंगे। अगर बेंड होंगे तो कौन सा कॉनकेव साइड में होगा, कौन सा कॉन्वेक्स साइड में होगा। 2 मेटालिक स्टेप्स हैं, एक के लिए कोफिशिएंट ऑफ था क्या लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू अल्फा 1 है, दूसरे के लिए अल्फा 2 है। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है बेटा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जब किसी भी चीज को हीट करते हैं तो यूनिट टेम्परेचर चेंज करने में कितना उसमें इलांगेट होगा, उसी को कहते हैं, कल बताया गया था। तो उस केस में एक का अल्फा 1 है, दूसरे का अल्फा 2 है। अगर इसको दोनों स्टेप्स को कंबाइंड स्टेप को हीट किया जाए तो हीटिंग पे, जो हीटिंग के बाद आफ्टर हीटिंग, ठीक, जो शेप होगा वो रिमेन्स मेंटेन रहेगा, ऐसा ही बना रहेगा, या शेप में चेंजेस होंगी। अगर शेप में चेंजेस होगा तो अगर से चेंज होने मतलब बेंड होगा, अगर बेंडिंग हो रही है तो कौन सा कॉनकेव साइड में होगा, कौन सा कॉन्वेक्स साइड में होगा। जैसे अगर बेंड होगा तो कौन सा कॉन्वेक्स में साइड में होगा, कौन कॉनकेव साइड में होगा, या तो स्ट्रेट ही बना रहेगा, बताएंगे। हाँ बेटा, अल्फा 1 वाला जो अल्फा 2 से बनाया वैसे। अच्छा, खाली अल्फा 1 केवल बेंड करेगा। जैसे मान लो आपका ये 2 पेन हैं, दोनों अलग अलग मेटल के, ये कह रहे हैं अल्फा 1 वाला बेंड कर जाएगा, अल्फा 2 रिमेन्स सेम शेप का रहेगा। ठीक, अगर मान लो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, तो ये खाली मुड़ेगा, ये वाला ऐसे ही रहेगा। नहीं, जब बेंड दोनों करेगा तो कौन बाहर की तरफ होगा, कौन अंदर की तरफ होगा। भाई जैसे इसको दोनों को हम मोड़े, अगर इसको झुकाएं तो एक वाला बेटा बाहर की तरफ आएगा, एक वाला अंदर की तरफ आएगा। कौन से स्टेप बाहर की तरफ होगी, कौन से अंदर की तरफ होगी। भाई जिसका अल्फा ज्यादा होगा जिस मटेरियल के लिए, उसमें इलांगेशन ज्यादा होगा सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे। हम लोग ने पढ़ा था बेटा डेल्टा एल की जो वैल्यू होती थी, ये हम लोग ने पढ़ा था यल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा थीटा जो भी टेम्परेचर आपने लिया था डेल्टा थीटा। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के लिए सेम है तो उस केस में इलांगेशन की जो वैल्यू होगी बेटा, जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, अगर एल की वैल्यू दोनों का सेम आइडेंटिकल था इनिशियली, थीटा टेम्परेचर में जो चेंजेस कर रहे हैं वो दोनों में सेम है, तो उस केस में जिसके लिए यानी डेल्टा L1 जो होगा, डेल्टा L1 अपान डेल्टा L2 की वैल्यू अल्फा 1 अपान क्या होगा, बाकी एल और डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा 1 अपान अल्फा 2 हुआ।
तो जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू, उसके लिए क्या होगा, इलांगेशन ज़्यादा होगा। जिसका इलांगेशन ज़्यादा होगा वो कहाँ जाएगा, आउटसाइड रहेगा, यानी कॉन्वेक्स साइड रहेगा, और जिसमें इलांगेशन कम होगा वो कॉनकेव साइड होगा। तो ऑन हीटिंग, ठीक, हीटिंग के बाद इसका जो शेप हो जाएगा बेटा, ये समथिंग ऐसा हो जाएगा। पहले हम नीचे वाला बना लेते हैं। आफ्टर हीटिंग जब लेंगे तो कंडीशन क्या बन रही है हमारी, ये सिचुएशन आपका आएगा, ठीक। हीट करने के बाद में बेटा, हीटिंग के बाद आपका कंडीशन क्या होगा, ये वाला स्टेप्स जो आपका है, मान लो इसे हमने ए कह लिया, इसे हमने बी ले लिया, तो ए वाला कहाँ पे आ गया, बाहर की तरफ, और बी वाला किधर हो गया, अंदर की तरफ होगा। यानी कि अगर आप हीट कर रहे हो, ऑन हीटिंग जो सिचुएशन आपको मिलेगा, जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये सिचुएशन आपका ये बेंड हो जाएगा, ठीक। तो जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ग्रेटर होगी वो कॉन्वेक्स साइड में जाएगा, यानी आउटसाइड में रहेगा। जिसके लिए अल्फा की वैल्यू लेसर होगी वो कहाँ पे आएगा, कॉनकेव साइड में, क्योंकि उसमें इलांगेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक। जिसके लिए इलांगेशन लार्ज वो कॉन्वेक्स, जिसके लिए इलांगेशन लेसर वो क्या होगा, कॉनकेव साइड में। तो ये सारी चीज़ें कल आपको कंडीशन यहाँ पे बता दी गई थी, उससे क्वेश्चन कर लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए ऐसे वहीं पे लिखें। इफ टू मेटालिक स्टेप्स two metallic steps of different metals are attached as shown in figure, having same initial length, लिखें। if फॉर मेटल ए, दो हमने ए बी के टर्म में ले लिया, फॉर मेटल ए अल्फा वन इज ग्रेटर देन फॉर मेटल टू बी, जो सेकेंड लिया आपने, फॉर मेटल बी मैं क्यों कह लो अल्फा टू, यानी कि ऐसे बना लो अल्फा वन ग्रेटर देन अल्फा टू है। तो जिसमें बेटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसमें इलांगेशन की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ऐसे बना के नीचे नोट कर लो। तो उस कंडीशन में इसके बाद इसको नोट कर लेना, सिंस दिस, तो उसके बाद साइड आप बना लीजिएगा उसको। तो जिसके अल्फा ज़्यादा होगा उसमें इलांगेशन भी बेटा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इलांगेशन ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा वो, ठीक, इलांगेशन ज़्यादा होगा कॉन्वेक्स साइड में होगा, जिसमें इलांगेशन कम होगा वो कॉनकेव साइड में होगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर ले लिया जाए, आप एक मान लो रूम टेम्परेचर पे आपने स्टील का ले लिया, दूसरा ब्रास का ले लिया, तो जो ब्रास होता है ब्रास के लिए अल्फा की वैल्यू ग्रेटर होती है स्टील से। अगर इसे हमने कह दिया ये स्टील का है बेटा, अगर ये किसका है, स्टील का है, कभी सेंसर इसका, सपोज दैट ये वाला जो है वो स्टील है और ये वाला क्या है, ब्रास का है। ब्रास के लिए अल्फा की वैल्यू ग्रेटर होता है इन कंपेरिजन टू स्टील। तो जिसके लिए ज़्यादा होगा वो क्या करे, उसमें इलांगेशन ज़्यादा होगा तो आउटसाइड होगा, जिसमें इलांगेशन कम होगा वो किधर होगा, इनवर्ड होगा, इनसाइड होगा। तो दिखा दीजिए। हो गया, चलो देखो बेटा, अब हम लोग यहाँ पे जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, आपने एक पढ़ा होगा आइडियल गैस और एक नॉन आइडियल या रियल गैसेस कह लेते हैं, ठीक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब हम लोग बात करते हैं बेटा, एक आप पढ़ेंगे क्या, आइडियल, और एक होता है हमारा रियल।
जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं बेटा, ये आइडियल हैं या रियल हैं? एटमॉस्फेरिक गैसेज जो होती हैं ये आइडियल होती हैं या रियल होती हैं? जितनी गैसेज नेचर में बेटा पाई जाती है सारे के सारे कैसे हैं? रियल है, इनमें से कोई भी आपका आइडियल नहीं होता है। जितनी गैसेज नेचर में हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? रियल गैसेज हैं, इनमें से कोई भी आपका आइडियल नहीं होता। तो सारी गैसेज हमारी रियल कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी वो? रियल कहलाती हैं। तो ये सारे आपके रियल गैसेज हैं। ठीक, रियल गैसेज का मतलब है जो हम लोगों ने गैस लॉ पढ़ा था, अपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, याद है? कितने लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन याद है बेटा? अभी क्या होता था? फॉर्मूला क्या है? PV इक्वल टू NRT। अगर n मोल्स के लिए लेते हैं, सिंगल मोल के लिए लेते थे तो PV इक्वल टू आप RT पढ़ते थे। बातें नहीं बेटा? कुछ बात है क्या उनसे? हाँ, कुछ पूछना है? तब सामने देखिए। ठीक, तो उस केस में क्या होगा? PV इक्वल टू कितना? NRT होगा। जब PV इक्वल टू बेटा NRT है तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है या जो गैस लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, ठीक, तो डिफरेंट जो लॉ पढ़ते हो ना वो अप्लीकेबल होता है ओनली आइडियल गैसेस के लिए। किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए अप्लीकेबल होते हैं, रियल गैसेस के अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये सारे के सारे बेटा आइडियल गैसेस के लिए अप्लीकेबल है, रियल के लिए अप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब कंडीशन क्या हो रहा है, अगर हम लोग चूंकि नेचर में जितने गैसेज है वो सारे के सारे क्या हैं? रियल गैसेज है, कोई भी आइडियल नहीं होता है। आइडियल गैस का क्राइटेरिया क्या होता है? कितने लोग को पता है? आइडियल गैस के लिए क्या कंडीशन होती है, कब आइडियल होते हैं? आइडियल गैसेस के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? आइडियल गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? ये गैसेस नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। आइडियल गैस नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। तब तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर लिया। और चैनल दूसरा पकड़ लिया। हाँ बैठो, अच्छा भी सोच के बताना। हाँ जी, हाँ अच्छा है। कोई दिक्कत हो रही है क्या? जाओ बैठिए। देखो बेसिकली हम लोग जब कहते हैं बेटा जो आइडियल गैसेस होते हैं, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं एक तो उनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होता है। आइडियल गैसेस के लिए उनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। मतलब उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। ठीक, दूसरा आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है, मॉलिक्यूल्स के द्वारा, गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है वो टोटल कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। यानी उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा वो किस क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा इन कंपेरिजन टू क्या? वॉल्यूम ऑफ द गैस। टोटल जो गैस का वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में जो ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल के वॉल्यूम होंगे वो कैसे होंगे? आपके नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक, दूसरा कंडीशन आपका होगा जो प्रेशर की वैल्यू होती है, ग्रेविटी का उस पर इफेक्ट आपका नहीं होगा। ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा तो प्रेशर ईच एंड एवरी पॉइंट पे, गैस से कहीं भी आप लेंगे कंटेनर के हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो सेम मिलती है। कैसे रहेगी? सेम मिलता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसी को हम लोग कह लेते हैं आइडियल गैसेज। और जितने भी आइडियल गैस होंगे वो गैसेज लॉ को ऑल कंडीशंस में फॉलो करते हैं। ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में गैस लॉ को क्या करेंगे? वो फॉलो करेंगे। तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या करेंगे? वो फॉलो करेंगे। यानी कि आपका जो भी हमारे गैसेज लॉ हैं उन सबको आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू आपने पढ़ा क्या? NRT। n मोल के लिए, सिंगल मोल के लिए हम लोग कह देते हैं PV इक्वल टू कितना होता है? RT हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे? वो फॉलो करते हैं। तो ये कंडीशन आपका होता है, क्राइटेरिया होता है आइडियल गैसेस के लिए। ठीक, जब रियल गैसेस की बात हम लोग करते हैं तो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वैल्यू बेटा जीरो नहीं होती है। क्या नहीं होता है? जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ उनके बीच इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। दूसरी चीज, जो रियल गैस मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम होगा, मॉलिक्यूल के द्वारा बोला जा रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा वो कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। इन्हीं दोनों फैक्टर्स की वजह से जो रियल गैसेस होते हैं वो कम्प्लीटली आइडियल गैस इक्वेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। जो आइडियल गैस इक्वेशंस है उसको कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते हैं। रीजन आपका हो गया क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ ना कुछ डेवलप होता है। दूसरा, जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा
गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो नेग्लिजिबल नहीं होता है। जबकि जब हम लोग आइडियल की बात करते थे तो वहाँ पे वॉल्यूम कैसा होता था, नेग्लिजिबल होता था। गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा वॉल्यूम क्या होगा आपका, नेग्लिजिबल होता था। उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी। तो ये फैक्टर्स आपके होते थे, दोनों में डिफरेंसेस जो आपकी होती है। ठीक, तो लिखिएगा बेटा। अभी क्वेश्चन वगैरह हुआ है, समझाया गया है साहब। आप 15-20 मिनट और लेट आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ चलिए हेडिंग कर लो बेटा। क्या हेडिंग क्या है, लिखिएगा। वैसे पहले जनरल लिख लीजिएगा। ठीक, लिखिए। ए गैस हैज, बेसिक जब कंडीशन हम लिखते हैं, ये गैस हैज नो शेप एंड साइज। लोअर क्लास में पढ़ते हैं कि गैस का कोई शेप और साइज नहीं होता है। हैज नो शेप एंड साइज एंड कैन बी contained in a vessel of any size or shape, आगे लिखो। it expand indefinitely, मतलब इनफाइनाइटली तक हम लोग जितना भी आप करें कोई डेफिनेट नहीं है। जितने बड़े कंटेनर में रखोगे उतना बड़ा ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे लिक्विड सॉलिड में जो होगा वो फिक्स वॉल्यूम आपका है, बट गैस में जैसे यहाँ पे अगर 50 ml भी गैस अगर क्या कर दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए, तो पूरा का क्या क्लासरूम आपका कवर कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब उसमें कोई डिफिनिट आपका क्या एक्सपेंशन नहीं होता, इनडिफिनिट क्या होता है, एक्सपेंशन के पॉसिबिलिटीज होते हैं। ठीक, क्या लिखा बेटा, एक्सपेंड indefinitely and uniformly to fill the available space, available मतलब जितनी भी जगह रहेगी वो पूरे में ऑक्यूपाई कर जाता है। to fill the available space and it exert pressure on its surrounding। नीचे लिखिएगा। अब जब हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं, वहीं सब हेडिंग बना लो बेटा, आइडियल गैसेस। लिखिए, आइडियल गैसेज आर those between which intermolecular forces will be zero and volume occupied by gas molecules will be negligible in compared to total volume of गैस या कंटेनर हम लोग कह लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक, आर कंटेनर। जैसे यहाँ पे जितने भी बेटा टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड गैसेस हैं, अगर ये आइडियल होते हैं तो उन सारे को अगर कंप्रेस कर दिया जाए तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल हैं, उनके द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम कैसा होता, नेग्लिजिबल होता है। बट रियल गैसेज में ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। उसी ऑक्युपाइड वॉल्यूम और उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते बेटा। ठीक,
क्योंकि जो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कंसीडर करते हैं वो उसी के बेस पे किया जाता है अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू 0 है और दूसरा उनके वॉल्यूम ऑक्युपाइड क्या है 0 है, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड 0 होगा तो कोई भी गैस मॉलिक्यूल पूरे जितना वॉल्यूम आपका कंटेनर का है उसमें फ्री रहेगा मोशन के लिए। जैसे हम सभी लोग हैं, क्या हम लोग का वॉल्यूम क्लासरूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है जी? है कि नहीं जी? कितने लोग कह रहे हैं हम सभी का वॉल्यूम क्लासरूम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है? बट अगर दो चार चीटियां उटिया रिंग नहीं हो तो उन्हें हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं, बट हम सभी का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। तो ऐसे होता जो रियल गैसेस होती थी उनके वॉल्यूम टोटल के जो गैस है या कह लो टोटल कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इग्नोर कर देते थे, ठीक। तो उस कंडीशन में और जो उनके बीच मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते थे उसे भी हम लोग क्या नेग्लिजिबल मानते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हुआ तो पूरे वॉल्यूम में फ्रीली क्या करेगा, वो मूव कर सकता है। बट अगर आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी लग रहे हैं उनके वॉल्यूम ऑक्युपाइड हैं, तो जब वॉल्यूम ऑक्युपाइड जैसा भी हम सब लोग को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो उस केस में किसी एक पर्सन को अगर फ्रीली मूव करना हो तो जितना वॉल्यूम हम सभी लोग ऑक्युपाइड करेंगे उतने में तो नहीं मूव करेगा ना, उसके बाहर केवल स्पेस मिलेगा बेटा, ठीक। तो यही दोनों में डिफरेंसेस होती थी रियल और किसमें, आइडियल में, ठीक। तो जो स्पेस ऑक्युपाइड अब बचा जितना मॉलिक्यूल के ऑक्युपाइड होता है रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल वॉल्यूम बचेगा उतने भी गैस फ्री क्या कर सकता है, मूव कर सकता है रियल वाला। जबकि आइडियल टोटल जितना वॉल्यूम कंटेनर का होता था या गैस का जो लेते तो टोटल वॉल्यूम उसमें वो फ्रीली मूव कर सकता था। तो उसी डेविएशन की वजह से आपको क्या वहां पे लाप्लास करेक्शन किया गया और आपने वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन? कितने लोगों को याद है? एक बार पहले जब पढ़ाया जा रहा था क्या किस चीज में, डायमेंशन, तब उस समय बताए थे। कितने लोगों को याद है बेटा वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस? वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन हम लोग पढ़ते चले आप लोग भुलाते चलो, है ना। वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन किसी को नहीं याद है? ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है सर, वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन पूछ रहे हैं। आपने पढ़ा था P प्लस ए बाई बी स्क्वायर बी माइनस क्या V इक्वल टू आर टी, एन मॉलिक्यूल के लिए था तब P प्लस क्या ए एन स्क्वायर अपान क्या बी स्क्वायर बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी आपने पढ़ा था, ठीक। उसी को कहते थे या वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, वो रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता था। याद आया कुछ? अभी कितने लोगों चैनल नहीं पकड़ा है बताने के बाद भी, हाँ ठीक। तो उसे कहते थे बेटा वान डेर वाल्स गैस का इक्वेशन कहते थे। तो लिख लीजिएगा आगे क्या लिखा बेटा, कार्ड आइडियल गैस हो गया। आइडियल गैस एक्चुअली में हाइपोथेटिकल होता है बेटा, प्रैक्टिकली ये मिलता नहीं है। जो रियल गैसेस होती हैं हाई टेम्परेचर एंड बिलो प्रेशर पे वो आइडियल जैसे बिहेव करते हैं। नीचे लिख लीजिए वहीं, देखिए आइडियल गैसेस इज hypothetical which cannot exist in reality, is hypothetical which cannot exist in reality, ये आपको रियलिटी में आपका एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। which cannot exist in reality, which cannot exist in reality, वो रियलिटी में आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होते हैं जो हमारे गैसेस नेचर में पाए जाते हैं वो कैसे कहलाते हैं, रियल गैसेस। अब एक चीज टर्म थोड़ा सुन लेंगे, एक होता है हम लोग कहते हैं जैसे वाटर वेपर, क्या वाटर गैस पर कहते हैं क्या बोलते हैं वाटर वेपर। तो वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है बेटा, व्हाट डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, वेपर एंड गैस में क्या डिफरेंस होगा। आप दोनों देवियां खड़ी हो जाओ बेटा। कल कहाँ थे जी देवी जी, तबीयत खराब हो गया था, मिठाई ज़्यादा खा ली थी, पटाखे ज़्यादा फोड़ ली, चलो बताओ क्या डिफरेंस होता है बेटा। गैस मॉलिक्यूल विजिबल नहीं होते हैं और दिखते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर का तो भी नहीं इनविजिबल हो जाएंगे। और कोई डिफरेंस आप, ड्रॉपलेट्स होता है नहीं होता है, अच्छा चलिए और कोई जी।
गैस जो है वो नॉर्मल कंडीशन में गैस को कराना है एचटी पेपर, और ये जो पेपर होता है वो नॉर्मल पे रहता है लिक्विड में या अदर सब्सटेंस में, बट उसको कंडीशन चेंज करने का वो गैस का पता नहीं लगता, तो उसको पेपर गैस वाली गैस। देखो जब हम लोग बेटा गैसेज और वेपर की बात करते हैं तो जो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे भी गैसेज फेज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट गैसेज या कह लो गैसेज कहा जाता है। और जो नॉर्मल कंडीशन में लिक्विफाई हो जाए दोबारा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेपर। जैसे पानी को हम लोग बॉयल करते हैं ना, वाटर की बॉइलिंग पे क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन आप देखते होंगे जिस कंटेनर में आप गर्म करते हो ना उसके ऊपर जो कवर होता है यानी कि प्लेट है या प्रेशर कुकर का ढक्कन है, वो आप खोलिए तो नीचे पानी की क्या लगी होती है, ड्रॉपलेट्स आपको मिलती हैं। इसका मतलब वो जब तक आप हीट कर रहे हो, जब तक टेम्परेचर आप 100 या 100 प्लस मेंटेन किया है, तब तक तो क्या है, वेपराइज्ड है। जैसे टेम्परेचर फिर लो होगा फिर से क्या करेगा, वो लिक्विफाई हो जाएगा। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे लेके गैसेस फेज में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम लोग गैसेस कह लेते हैं। और जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कह लेंगे, वेपर कह लेंगे। क्या कहेंगे, वेपर कह लेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ें होती है जो गैसेज आपकी होती हैं, जैसे कुछ गैसेज होती हैं जिनका लिक्विफिकेशन ईजियर होता है, मतलब आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। जैसे हाई क्या प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा टेम्परेचर लो कर दिए, आपका अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपका दूसरी कंडीशन आप ले लीजिए, क्या जो हमारे इनर्ट गैसेज हैं या ऑक्सीजन वगैरह हैं, ये लोअर टेम्परेचर पे भी इजीली लिक्विफाई नहीं होती हैं। अगर लो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री पे लिक्विफाई हो जाती तो जहाँ पे बहुत सारे आप देखते होंगे कंट्री में, जहाँ जब विंटर टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर 0 से भी बिलो चला जाता है। अपने इंडिया में बहुत सारे रीजन है जहाँ पे बिलो जी क्या होता है, 0 हो जाता है। तो टेम्परेचर अगर बिलो 0 हो जाता है, अगर वो लिक्विफाई हो जाते तो क्या वहाँ एग्जिस्टेंस क्या होता है, पॉसिबल होता? भाई आदमी सर्वाइव कर पाता क्या? सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए जो गैसेज आपके हैं, जो गैसेज हमारे परमानेंट गैसेज होती हैं, वो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे भी गैसेज फॉर्म में ही क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। उनको लिक्विफाई करना ईजियर नहीं होता है। जबकि जो नॉर्मल कंडीशन आपकी होती है, मतलब वेपर होते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या होता है, लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक। तो उसी के बेस पे हम लोग कहते हैं क्या, परमानेंट गैसेस कहते हैं जो आसानी से लिक्विफाई ना किए जा सके, ठीक। कुछ आपकी गैसेस होती हैं जो नॉर्मल कंडीशन में तो गैसेस फेज में है, लेकिन जब वो टेम्परेचर प्रेशर हाई कर देंगे, टेम्परेचर लो कर देंगे, तो आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं। उसे लिक्विफाइबल गैसेस बोला जाता है। जिनको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं बेटा, उसे इजीली लिक्विफाइबल गैसेस हम लोग नाम देते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल में जनरली हम लोग ले लेते हैं कि अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इजीली लिक्विफाइबल हैं। अब हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, टिपिकली लिक्विफाई होते हैं, ठीक। तो आगे लिख लीजिए बेटा। अब इसमें कौन से आपका कैसे होंगे, तो लिखिए द गैसेस, थोड़ा सा लिख लीजिए उसको, पॉइंट कभी कभी बना देते हैं। द गैसेस like hydrogen, oxygen, helium. Gases like hydrogen, helium, oxygen, which cannot be liquefied, easily, are called, permanent gases. लिखिएगा। while ठीक, या तो एक चीज वहीं पे लिख लीजिए, अभी वाइल मत करो, लिख लीजिए एक चीज, तब उसके बाद फिर आप वाइल बाद में लिखिएगा। एन आइडियल एन कैसे लो, एन एक्चुअल गैस behaves as ideal gas most closely at low pressure and high temperature। टीका लेना पॉइंट को बेटा, most closely at low किस पे,
लो प्रेशर है। प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि जो हमारे रियल गैसेस होती है बेटा, कौन सी गैसेस होती हैं? रियल गैसेस पूछा जाता है अंडर विच कंडीशन रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल। तो रियल गैसेस का आइडियल जैसे बिहेव करने के लिए रियल कैसे बिहेव करे? एज आइडियल। अगर इसको आइडियल जैसे हमें बिहेव कराना है तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई, टेम्परेचर हाई, और प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर यहाँ पे हमें लो रखना होता है बेटा। अगर लो प्रेशर आपने रखा और टेम्परेचर की वैल्यू आपने हाई रखा तो उस कंडीशन में जो रियल गैसेज आपकी होती हैं वो आइडियल लाइक बिहेव करते हैं। आइडियल हो तो नहीं जाती हैं, आइडियल जैसे बिहेव करते हैं। जैसे कभी कभी आप किसी अननोन के सामने खड़े हो तो बड़े सीधे बन के खड़े हो जाते हो, है ना, लगता है कितने बड़े सज्जन इंसान है ना, ठीक। तो वो कंडीशन कौन वाला हो गया? मतलब टेम्परेरी, वो परमानेंट ऐसे है नहीं, वो तो उस टाइम दिखाने के लिए ऐसा बिहेवियर अपना चेंज कर लेते हैं। अपने यहाँ एक परंपरा होती शादी से पहले लोग का लड़के लड़की को देखने दिखाने का, उसमें सब बड़े सीधे रहते हैं, लड़का भी सीधा बन जाता है और लड़की भी सीधी बन जाती है 1-2 घंटे के लिए, और फिर एक्टिविटी क्या होती है बाद में पता चलता है कौन किसको मारा है, ठीक। तो कहानी ऐसे ही होता है यहाँ पे भी बेटा। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में क्या, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे जो रियल गैसेज होती है उनका भी बिहेवियर कैसा हो जाता है? एज एन आइडियल गैस हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे हैं ऐसे दिखिएगा, वहां बदलिएगा नहीं, नहीं तो बाद में इल्जाम फिर सुनने पड़ेंगे, है ना, ठीक। हो गया बेटा। तो ये केस आपका है, इसे हम लोग क्या लेते हैं? आइडियल, रियल एंड क्या, कौन सा रियल होगा कौन सा आपका आइडियल होगा। तो रियल गैसेस जो आपकी होती हैं, ठीक है, वो आइडियल गैस से डेविएशंस आपके शो करती हैं, ठीक। तो अलग अलग गैसेस का जो डेविएशन होगा वो हमारा बेटा अलग अलग होता है, तो याद रखिएगा। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिए, गैस लॉ, हेडिंग कर लो, गैस लॉ, गैस लॉ। बहुत लोअर क्लास से ही आप पढ़ते आए हैं, सभी ने पढ़ा होगा, ठीक। गैसेस लॉ में हम लोग सब लोगों ने पढ़ा था जो परमानेंट हमारे गैसेस होते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर कंडीशन में डिफरेंट हमारे क्या इलाके हम लोग स्टडी करते हैं। आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, कितने लोगों को याद है? बॉयल्स लॉ बहुत लोअर कंडीशन में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, हाई स्कूल में पढ़ा था ना, ठीक। तो क्या है बेटा बॉयल्स लॉ क्या है? पीवी, हाँ जी, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बॉयल्स लॉ है। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। बैठिए। तो जो रिलेशन होता है बेटा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम है टेम्परेचर का जो हम लोग रिलेशन करते हैं वो डिफरेंट लॉ के क्या अकॉर्डिंग वहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। तो लिखिएगा पहला बॉयल्स लॉ, BOYLE' बेटा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ जो हमारे बेटा आइडियल गैसेस होती हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गैस का, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स अमाउंट ऑफ द गैस, ठीक, वॉल्यूम ऑक्युपाइड जो आपका होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या प्रेशर, या जो प्रेशर आपका होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कहते हैं हम लोग, वॉल्यूम को कहते हैं, ठीक। तो उस केस में अगर हम लोग वॉल्यूम कहेंगे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि गैस का जो अमाउंट है वो भी फिक्स होना चाहिए। अगर गिवन अमाउंट ऑफ गैस है तो उस पर जो प्रेशर आपका होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के होता है या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के होता है। जब इसी को हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवी की वैल्यू जो होगी वो जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे कांस्टेंट मिलेगा बेटा, इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग लेते हैं। पीवी इक्वल टू क्या होता है हमारा कांस्टेंट। दो डिफरेंट कंडीशन के लिए P1 V1 इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग, P2 V2 कह लेते हैं। P1 V1 की जो वैल्यू होती है वो P2 V2 की क्या हो जाएगी आपके बराबर होती है। अगर दो अलग अलग कंडीशन में हम लोग ले रहे हैं तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है अमाउंट फिक्स है तो उस केस में प्रेशर और वॉल्यूम इनटू डिफरेंट कंडीशन, इनटू डिफरेंट कंडीशन, दो डिफरेंट कंडीशन में P1 V1 की वैल्यू जो होती है वो P2 V2 के क्या हो जाएगा बराबर। लेकिन सिचुएशन क्या होना चाहिए, एट कांस्टेंट T एंड फिक्स अमाउंट ऑफ गैस।
मास ऑफ गैस से हमारा कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो P1 V1 इक्वल टू P2 इंटू V2 के बराबर होता है। ठीक, यानी प्रेशर की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उसी रेशियो में क्या करेगा, घटेगा। जैसे कोई भी गैस कंप्रेस करिए तो उस कंडीशन में क्या होता है, जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना ही उसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। उल्टा अगर आपने प्रेशर को घटा दिया तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। जैसे घरों में आपको खाना पकाने के लिए क्या आता है जी, किससे पकाते हैं, कौन सी गैस होती है उसमें, जो घरों में आप क्या करते हैं, गैस यानी खाना पकाने के लिए गैस यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, हाँ, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। किस CNG से पकाते हो, अपने यहाँ LPG से पकाते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। ठीक, तो उस केस में जो आपका है, जो गैस आपका होता है, अगर उसके नॉब को आप दबाइए ना तो देखो गैसेस क्या होती है, रिलीज होती हैं। फिर आज चूंकि वहाँ पे हाई प्रेशर पे फील्ड होता है, जो निकलता तो पहले लिक्विड फेज में निकलता है, और जैसे ही प्रेशर घटता है वो फिर से क्या होता है, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जब गैस थोड़ा कम हो जाए फैलाइए तो लगता है उसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा। बहुत तेरे लोग कह देते पानी भर के दे गया है। ठीक, बट ऐसा नहीं होता बेटा, वो गैसेज ही होते हैं। हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, जब कंप्रेस किया जाता है तो लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो वो केस आपका होता है। तो इसीलिए जब नाक को एकाएक दबाइए तो उसमें से जो गैस रिलीज होती है ना, इमीडिएटली जब निकलेगी तो लिक्विड फेज में निकलते हैं, फिर तुरंत जैसे बाहर आती है फिर वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे रीजन वही है, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे हाई था। जब प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। ठीक, अगर उतने गैस को आप क्या फ्री कर दीजिए तो पूरा एरिया भर जाएगा, एरिया के पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक, रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर हाई प्रेशर पे उसको क्या किया गया है, फिल्ड किया गया है। ठीक है, तो ये केस आपका होता है बेटा। अब इस पे ग्राफिकली आपको पूछा जाता है ग्राफ। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम लोग क्या करें, ग्राफ ड्रा करें तो कैसा मिलेगा बेटा, प्रेशर वॉल्यूम के बीच अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो कैसा मिलेगा, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन कैसा मिलता है, ऐसा गिरता है। और लोग स्ट्रेट होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, क्या होगा, अरे भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। तो स्लोप हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है, वेरिएबल होता है। ठीक, तो ये हमारा शेप मिलता है PB के बीच में। P प्रेशर और वॉल्यूम कब है, एट कहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर लेंगे, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हैं तो ग्राफ हमारा जो ऑब्टेन्ड होगा वो इस टाइप के, यानी कि वॉल्यूम जब बढ़ाओगे तो प्रेशर की वैल्यू आपकी रिड्यूस होगी। उल्टा कह लो बेटा, वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक, तो लिख लीजिएगा बायर्स लॉ, लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, for a given mass of gas, for a given mass of gas at constant temperature, for a given mass of gas at constant temperature, the volume of gas, the volume of gas According to this law, for given mass of gas at constant temperature, the volume of gas is inversely proportional to its pressure, inversely proportional to its pressure। ये उल्टा कह सकते हो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक, तो ऐसे दिखा दीजिए एक ग्राफ, ये बना लीजिए यहाँ तक, और ग्राफ दिखा दीजिए, ग्राफ और बना लीजिए आप। अगर PB और P या B के बीच में हम लोग ग्राफ करते हैं बेटा, PB वर्सेस PRV, चाहे P हो चाहे क्या हो B, अगर इनके बीच में हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक, अगर इनके बीच में आप ग्राफ ड्रा करोगे तो आपको PB अपान P करोगे तो कट जाएगा, B बचेगा, और PB अपान V करोगे तो क्या कट जाएगा, P बचेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है बेटा, क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो इस केस में आपको जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक, उसका कुछ डेफिनेट वैल्यू होगा, अब वो डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ PRV पे। ठीक, सीधा बनाइएगा, हमारा टेढ़ा बन गया क्या, यहाँ तो हाँ तो सीधा दिख रहा था यार, सीधा है, मान लीजिए थोड़ा सा बेंड हो गया है,
बट ये स्टेट होगा पैरेलल टू द प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस। ठीक, तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। अगर ग्राफ आप ड्रा करोगे, इन्वर्टर लाइट नहीं है, अगर ग्राफ आप ड्रा करेंगे ना तो उस कंडीशन में जो आपका सिचुएशन होता है वो यहाँ से रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। इधर से ले लीजिए, इधर से थोड़ा सा आप लोग एक रो में बैठा करो बेटा, कुछ लिमिटेड लोग हैं तो थोड़ा सा हाँ, ऐसे पता लगता है वो पूरा इधर से खींचते हैं तो 2 लोग आते हैं, बाकी पूरी बेंच खाली, उधर से खींचा जाता है तो इधर आता है, ये पूरा खाली हो जाता है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, आ जाओ इधर आ जाओ। अब इधर से लेने पे फिर फोकस आ जाएगा ना। अभी जब तक कुछ लोग दीपावली की मिठाइयाँ ख़त्म नहीं किए हैं तब तक आप लोग इधर ही बैठा करिए। हमारे हिंदुस्तान में बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, त्यौहार के 4 दिन पहले भी और 4 दिन बाद भी। ठीक, मौका मिले तो साल भर त्यौहार ही मनाए सब। चलो देखो बेटा, हो गया। तो ये कंडीशन आपका होता है प्रेशर और वॉल्यूम कैसे आपका होगा, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए। एक्चुअली वो फोटो डेली अपडेट होते हैं। ठीक, अब पता है वहाँ से जब फोटो क्लिक किया जाता है तो वो बीच के 3-4 लोग दिखते हैं। यहाँ से क्लिक अब बैठे हैं सब इधर हैं या तो उधर बैठे हैं, बीच वाला रो खाली छोड़ देते हो, बीच वाला फोटो में आता है, तो जो फोटो में आता है वो खाली हो जाता है, बाकी जो इधर उधर बैठे हुए हैं वो। हाँ, तो इसलिए आप लोग अभी जब तक लोग घूम रहे हैं तब तो 2 ही रो में बैठा करिए, एक रो अभी छोड़ दीजिए। ठीक, ओके बेटा, जल्दी करो। तो ये केस आपका होता है प्रेशर वॉल्यूम। ठीक, इनके बीच अगर आप ग्राफ ड्रा करोगे तो कैसे आएगा, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे जी बेटा। ये कंडीशन है कि अगर आप जैसे प्रेशर वॉल्यूम, आप चाहे प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम के बीच में करो, जैसे हम लोग पीबी ऊपर एक एक्सिस पे हो गया, अपान पी करेंगे, पी कट जाएगा तो जो वॉल्यूम होगा वो मिल जाएगा। अगर आप प्रेशर वॉल्यूम अपान बी करोगे तो बी कटेगा तो क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। मतलब एक क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट मिल जाती है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक, मतलब आर करके लिखा है, दोनों एक साथ में नहीं है, पीबी अपान पी, आर पीबी अपान बी के बीच में। ठीक, चलिए तो ये तो कंडीशन हमारा हो गया बेटा। वायरसा के अकॉर्डिंग आप यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं क्या कंडीशन बनेगा। ठीक, तो लिख लीजिए, दूसरा कर लीजिए, तब क्वेश्चन कराते हैं। चार्ल्स लॉ, CHARLE', चार्ल्स लॉ। जब हम लोग चार्ल्स लॉ की बात करते हैं बेटा, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एट क्या कांस्टेंट, क्या आपकी बार कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर गैसेस लॉ में हर जगह केल्विन लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेते हैं। इसमें लेंगे केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेंगे। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में डाटा दिया है आप केल्विन में से कन्वर्ट कर लीजिएगा, पूछा गया है बार बार। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, T के, का कब, एट कांस्टेंट P एंड फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट जो गैस का हो बेटा वो डिफिनिट हो, मतलब उसकी वैल्यू वेरी ना किया जाए, और प्रेशर की वैल्यू अगर आपकी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की होगा। वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P एंड क्या, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। तो उनके लिए जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ से आप दिखा देंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या V/T इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो बाई में आएगा ना, जैसे वहाँ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V था तो PV इक्वल टू आपने कांस्टेंट कह लिया था। यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो R करके आप लिख सकते हैं V/T इक्वल टू कितना, कांस्टेंट R V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान कितना, T2। V1/T1 की वैल्यू, ये V1 है बेटा, V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान कितना हो गया, T2 के बराबर हो गया। कंडीशन वही है, कांस्टेंट कितना P एंड अमाउंट जो गैस का है वो फिक्स होना चाहिए। मास अमाउंट जो आपको दिया गया वो कैसा हो आपका, डिफिनिट है, तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2
T2 कह लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसी को कहा जाता है बेटा कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ हम लोग बोल लेते हैं। पहला बॉयल्स हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका चार्ल्स हो गया। अब यहाँ पे देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, इसका मतलब टेम्परेचर की वैल्यू आप राइज करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। अब यहाँ ग्राफ 2 बनता है बेटा, ठीक। अगर B और T के बीच में ग्राफ ड्रा किया जाए तो कैसा बनेगा, पासिंग थ्रू ऑलवेज, पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑलवेज आर नॉट, आर में भी। इन्होंने कहा कि अगर V और T के बीच में ग्राफ ड्रा किया जाए तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा और वो वर्जिन से पास आउट होगा। किसका साइन नहीं हुआ बेटा, ठीक। तो वो कहाँ से पास आउट होगा, आपका वर्जिन से पास आउट होगा। ये पक्का राइट है ऑल कंडीशंस के लिए या नॉट, बताओगे जी, सभी कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं बेटा, कब नहीं, नहीं है तो कब नहीं है, नॉट एप्लीकेबल होगा तो कब नॉट एप्लीकेबल होगा। पानी के लिए भाई हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर गैसेस की स्टडी कर रहे, पानी कहाँ आ रहा बेटा, हम लोग गैसेस की स्टडी कर रहे हैं, पानी और क्या सॉलिड के लिए नहीं। और आप कुछ कह रहे थे, सर हिला रहे थे, कब नहीं होगा, हाँ? अरे भाई दूसरे का झूठा बोला जाए तो उसका कुछ सच्चा वो होना चाहिए ना। जब तक कुछ एनर्जी नहीं पड़ेगी, वो तो लिक्विड की बात है, आप खाली वाटर की स्पेशल कंडीशन की बात कर रहे हो, ये गैसेस की हम लोग बात कर रहे हैं यार, लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए, जब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं बेटा, अगर V और T वॉल्यूम और टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर आपने केल्विन में लिया हुआ है, कहाँ पे लिया हुआ है, केल्विन में लिया हुआ है, उस केस में आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और थोड़ा सा हम यहाँ डॉट डॉट बना लेते हैं एक चीज़ और क्लियरिटी के लिए, ठीक। ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इनका जो एग्जिस्टेंस होता है ना, सारी गैसेस नेचर में जितनी भी गैसेस या जितनी गैसेस हम लोग एज्यूम करते हैं वो सारे 0 केल्विन पे क्या होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। कोई भी गैस 0 केल्विन पे गैसियस फेज में एग्जिस्ट नहीं करता है। 0 केल्विन पे सारी गैसेस क्या होती हैं आपकी, लिक्विफाई हो जाती है, मतलब कोई भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, ठीक। तो उस कंडीशन में इसीलिए हम लोग जब दिखाते हैं ना, देखो यहाँ थोड़ा सा डाटेड हमने कर लिया, किताब में भी आप देखेंगे मिलेगा आपको, ठीक। तो डाटेड करने का मतलब इससे पहले ही वो क्या कर गया, लिक्विफाई हो गया। कुछ रेयरर गैसेज है जो यहाँ तक पहुँचते हैं नहीं तो पहले ही लिक्विफाई हो जाती हैं। तो उस केस में लेकिन ग्राफ जब हम लोग केल्विन में लेंगे, किसमें, केल्विन टेम्परेचर में लेंगे तो वर्जिन से स्टार्ट होता है। कैसे, वर्जिन से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर यही हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ ले लेना, P कांस्टेंट है, क्या है, P इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं। लेकिन यही अगर ग्राफ हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में लिया जाए, किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में लिया जाए, तो ग्राफ थोड़ा सा बेटा बदल जाता है। ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में हमने लिया है। किसमें लिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो कोई भी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री पे 0 नहीं होता है, 0 डिग्री पे 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका हमेशा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा तो ये वर्जिन से हम स्टार्ट नहीं करके बेटा कहीं कहाँ से होता है आपका, ऊपर से आपका स्टार्टिंग होती है। और ये जहाँ पे बैक साइड में लाने पे 0 हो रहा है, ये वैल्यू -273 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या होगा, ये बराबर होता है। यहाँ पे आके सारी चीज़ें लिक्विफाई हो जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 हम लोग लेते हैं, बट नॉर्मल वे में हम लोग 273 दिखा लेते हैं। तो 200 क्या -273 किस में, डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो जाके आपका किस पे, 0 वैल्यू आपकी मिलेगी वॉल्यूम की, ठीक। तो इसलिए हमेशा वो कहाँ से, वर्जिन से नहीं होता, वर्जिन से स्टार्ट तब होगा जब हम लोग केल्विन टेम्परेचर पे लेंगे, ठीक। जब डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंगे तो भाई अरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या, 273 केल्विन हुआ ना, और 273 मतलब यहाँ कहीं मिल रहा होगा, इसीलिए हमारा ये इंटरसेक्ट बनता है। इसी को हम लोग V0 कह लेंगे। क्या कह लेंगे इसे, V0, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम आपका है उस गैस का, उसको इंडिकेट करता है जो इंटरसेक्ट बनेगा। समझ गया। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ दिया जाएगा
तो ऐसा बनेगा और केल्विन पे दिया जाएगा तो हम लोग इस तरह से ड्रा करते हैं। ठीक, समझ गया? तो थोड़ा लिख लीजिए, तो दूसरा ग्राफ बनाएं और मेरेज करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ लिखना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, for a given mass of gas, according to this law, for a given mass of gas, for a given mass of gas at constant pressure, किस पे? प्रेशर की वैल्यू जब कांस्टेंट हुआ, at constant pressure is directly proportional to the absolute temperature। स्टेटमेंट लिखा तो नहीं था पहले, लिख तो नहीं लिए थे पहले ना? is directly proportional to absolute temperature, directly proportional to absolute temperature। हो गया? अब दे, हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल सत्य है, बहुत सारी चीजें यूनिवर्सल सत्य हैं यार। तो खाली हम मानते हैं, नहीं, वो भी होता है, मानते नहीं है, वो यूनिवर्सल है। एक्चुअली जब लॉ बनाए जाते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हम बना सकते हैं, सारे के लिए नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ही हो, आप हर जगह सर्वाइव थोड़ी कर सकते हो। ठीक, आपका सर्वाइवल जो हमारे ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, वहीं कर सकते हैं, हर जगह थोड़ी। पता 150 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ टेम्परेचर होगा रह पाओगे क्या? तब तो हर चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए अप्लीकेबल होती हैं। आपके पास में आधी दूरी 1 सेकंड में जो तय करते हैं, तो आधे हमेशा करते करते आपके पास थोड़ी सी हाफ लाइफ पीरियड की कहानी ऐसे ही होती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की कहानियाँ ऐसे ही होती हैं। ठीक, हो गया बेटा? अब यहाँ पे भी VYT और VRT के बीच में ग्राफ ड्रा करोगे तो उस कंडीशन में आपका क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन जो कंडीशन हमारी बनेगी वो देखो, ये दोनों बन गया ग्राफ। यहाँ देख लेना, डिग्री सेंटीग्रेड है और ये केल्विन में है बेटा। ठीक, अगर VYT और VRT के बीच में स्लोप हम लोग ड्रा करते हैं बेटा, ग्राफ ड्रा करेंगे, तो इस केस में यहाँ भी कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। P की वैल्यू क्या होगी? यहाँ कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पे भी आपका क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक, इसे हम लोग क्या लेते हैं? चार्ल्स लॉ। क्या होता है? चार्ल्स लॉ। तीसरा लिख लेना बेटा। कितने लोगों गैलो-सैक लॉ, ये तो दोनों सबको याद रहता है। गैलो-सैक लॉ क्या था जी? गैलो-सैक लॉ पढ़ा है? गैलो-सैक्स लॉ, गैलो-सैक लॉ कितने लोग पढ़े हैं ये बताओ? हाँ, पढ़े हैं, याद नहीं है? याद कब होगा बेटा? जब तक याद नहीं होगा तो एग्जाम में क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ, चलो लिखो गैलो-सैक लॉ। नेक्स्ट आपका है GAY, आगे LUSSACS, गैलो-सैक्स लॉ। गैलो-सैक्स लॉ। गैलो-सैक्स लॉ, इसी को हम लोग प्रेशर लॉ भी कहते हैं। लिख लो ब्रैकेट में, आल्सो नोन एज क्या? प्रेशर लॉ। इसी को आप प्रेशर लॉ के नाम से भी बोलते हो, गैलो-सैक्स लॉ और प्रेशर लॉ। ठीक,
जो बेस्ट प्रॉपर्टी वाला मेंटेन करनी यही सब चीजें रहता है। जैसे ला वगैरह वही जो वहाँ पढ़ते वही यहाँ भी है, अलग नहीं है। हो गया बेटा। वैसे ये मेन पार्ट केमिस्ट्री का ही था, लेकिन उठा के फिजिक्स में रह गया, केमिस्ट्री में उड़ा दिए। देखिए तो गैल्वेस्टाइक्स लॉ में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बेटा जो P होता है ना, अगर वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट रखी जाए, ठीक, ये प्रैक्टिकली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए तो उस केस में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो टेम्परेचर के बराबर होता है। जैसे कोई गैस सिलेंडर है, भरा हुआ है, उसको आग के पास रख दीजिए, आग में डाल दीजिए, उस टाइम ओवर हीट होकर क्या करेगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक। या आपने साइकिल वगैरह अगर चलाते होंगे तो गर्मियों के टाइम पे खूब हवा भर के और धूप में खड़ा कर दीजिए तो क्या होता है, वो हाँ बोलते दब गया, है ना। तो कंडीशन क्या हुआ, क्योंकि आपने जब फील्ड किया उस समय टेम्परेचर मान लो लो था, आपने उसे धूप में रख दिया, टेम्परेचर क्या हो गया, हाई। और जब टेम्परेचर राइज करेगा तो प्रेशर एक्सपेंड करना चाहेगा। अब क्योंकि उसका वॉल्यूम तो फिक्स है ना, तो एक्सपेंड कर नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर प्रेशर आपके टायर ने मेंटेन कर लिया तो जितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, अगर टायर ने क्या किया, मेंटेन कर लिया, मतलब ठीक ठाक हालात में है, तब तो बचा रह गया। और कहीं वीक है तो क्या करेगा, उसी पोर्शन पे वो फट जाता है, ठीक। तो कंडीशन वही होता है, उसी को हम लोग यहाँ पढ़ते बेटा गैलोसाइक्स लॉ, यानी प्रेशर ऑफ द फिक्स है क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है यहाँ पे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T एट क्या, कांस्टेंट B एंड फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। यानी कि अगर गैस का वॉल्यूम फिक्स है और अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है तो उस कंडीशन में जो प्रेशर आपका होता है, ठीक, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा ठंडी के टाइम पे हवा भरा और उसके बाद में ठंडी में रख दिया तो फट गया। ठंडी में रखने पे नहीं फटता है, ठीक। तो जब भी फटता है क्या, या तो भरते समय भी फट जाएगा, अब एक्सेस में भर देंगे तो ठंडी में फटेगा, बट भरते समय ही फट जाएगा। अदरवाइज फिर अगर टेम्परेचर उससे लो है एटमॉस्फेयर का तो फटता नहीं है, ठीक। तो उसका रीजन आपका वही होता है। तो लिख लीजिएगा गैलोसाइक्स लॉ, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस for a given mass of gas and fixed volume या constant volume कर लो, and constant volume, the pressure of gas is directly proportional to the pressure of gas is directly proportional to its absolute temperature, is directly proportional to its absolute temperature, is directly proportional to its absolute temperature, that is P directly proportional to T at constant volume and amount भी हम लोग यहाँ फिक्स लेते हैं बेटा, ठीक। अब यहाँ पे करेंगे R, P बाई टी इक्वल टू कितना, कांस्टेंट R, P1 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान कितना, T2। यहाँ पे कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट V एंड M। आपका जो मास है, ठीक है, अमाउंट फिक्स होना चाहिए, वॉल्यूम हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, उस कंडीशन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं बेटा। तो इसे कहा जाता है गैलोसाइक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट किसका, वॉल्यूम, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने चार्ल्स लॉ में ग्राफ बनाया था ना, किसमें, चार्ल्स लॉ में बेटा। ऐसे ही हम लोग यहाँ गैलोसाइक्स लॉ में भी ग्राफ बनाते हैं। वहाँ P और क्या V और T के बीच में था, यहाँ P और T के बीच में लेंगे, किसके बीच में, P एंड T के बीच में ग्राफ ड्रा किया जाता है। तो जब P और T के बीच में आप ग्राफ ड्रा करोगे ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ती जाएगी। तो टेम्परेचर राइज करने पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर ग्राफ हम लोगों ने केल्विन टेम्परेचर पे लिया है, किस पे, केल्विन टेम्परेचर पे लिया है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा,
ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर केल्विन टेम्परेचर आपने लिया है ओरिजिन से स्टार्ट होता है। रीजन क्या होता है कि कोई भी गैस का 0 केल्विन पे जो क्या होगा प्रेशर होगा वो 0 हो जाता है। ऐसा क्यों जी? किसी भी गैस का 0 केल्विन पे प्रेशर 0 क्यों हो जाता है? 0 केल्विन पे बेटा किसी भी गैस का प्रेशर 0 क्यों हो जाता है? लो अभी बताया था। हाँ जी, किसी भी गैस का 0 केल्विन पे प्रेशर की वैल्यू 0 क्यों हो जाती है? भाई वर्जिन से स्टार्ट होने का मतलब 0 केल्विन पे 0 हो गया प्रेशर। क्यों? क्योंकि कोई भी गैस यार 0 केल्विन पे क्या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं रहेगी, तो लिक्विफाई हो जाएगा, तो प्रेशर कहाँ डेवलप करेगा? कोई भी गैस 0 केल्विन पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। जब गैसियस फॉर्म में होगा ही नहीं तो प्रेशर उसका कहाँ से होगा? गैसियस प्रेशर कहाँ से मिलेगा? ठीक, तो उस कंडीशन में इसीलिए वहाँ पे 0 हो जाता है। तो ग्राफ जब ड्रा करते हैं हम लोग तो केल्विन में लेंगे, तो यहाँ ओरिजिन से हम लोग दिखाते हैं बेटा। कहाँ से दिखाएंगे? ओरिजिन से दिखाएंगे। यहीं लिख लिए V = कांस्टेंट। वॉल्यूम की वैल्यू कैसी है आपकी? कांस्टेंट है, तो ये ओरिजिन से आप स्टार्ट करेंगे। बट अगर बेटा हमारा किसमें डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो क्या ओरिजिन से होगा क्या? अगर डिग्री सेंटीग्रेड पे है बेटा तो क्या ओरिजिन से हमारा स्टार्ट होगा? किसी भी गैस का 0 डिग्री पे प्रेशर 0 नहीं होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये केल्विन पे 0 होता है बट डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 नहीं होगा। तो उस कंडीशन में जब हम लोग इसी को किसमें दिखाएंगे? डिग्री सेंटीग्रेड। ये एडिशनल है आपका, ठीक है। ज़्यादातर आपको केल्विन वाली कहानी ही बनती है। तो ग्राफ जब ड्रा करेंगे बेटा ना, आपकी बार यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्टअप होगा। इसी को हम लोग P0 कह लेते हैं, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये -200 कितना है? 73 डिग्री सेंटीग्रेड है। -273 पे आपका प्रेशर की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक, तो दिखा लेंगे। और जैसे वहाँ P/VIT और क्या VIT में ग्राफ खींचा था आपने, स्ट्रेट लाइन मिला था, ऐसे यहाँ पे सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी आप ड्रा कर लेंगे। P/T एंड PR क्या T के बीच में, P/T यहाँ पे इस एक्सिस में लो PRT। यहाँ जब ग्राफ ड्रा करते हैं और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन मिलता है जैसे वहाँ पे हम लोगों ने चासला में पढ़ा था। नोट कर लीजिए। ये आप लोग की संख्याएं दीपावली से पहले से ऐसे ही हैं कि इधर गड़बड़ हुई है? हैं? हम ही लोग नहीं थे, बताएं कैसे, है ना? इतना रेगुलर रहा करिए। अगर कुछ सीखना है ना, ठीक, देखो सिलेक्शन तभी होता है जब सब सब्जेक्ट परफेक्ट होता है। आप किसी ऐसा नहीं कि फिजिक्स पढ़ लेंगे हो जाएगा, आप केमिस्ट्री पढ़ लेंगे हो जाएगा, बायोलॉजी पढ़ लेंगे हो जाएगा, या मैथ वाले मैथ पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ठीक, जब सारे सब्जेक्ट परफेक्ट होते तब जाके फाइनली रिजल्ट आता है। ठीक है, ऐसा नहीं हमको ये वाला अच्छा लगता तो हम पढ़ लिया, वो वाला अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एग्जाम में आने पे वो आपको ये नहीं पूछेगा आपका टेस्ट अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपने सही किया या नहीं किया वो रिजल्ट देता है। ठीक, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, ऐसे सिंपल सा सोच लो, घर में खाना बनता है, कुछ आइटम ज़्यादा पसंद आते हैं, कुछ आइटम कम पसंद आते हैं। ऐसा नहीं जो कम पसंद आता है उस दिन खाते ही नहीं है, कैसा करते हैं? खाना पड़ता है जीने के लिए, तो ऐसे ही सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको पसंद आए या ना आए बट आपको पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। कि हो जाएगा जी कि एक सब्जेक्ट लेके सब पढ़िए, ठीक है, और रेगुलर रहा करिए। चलिए, हो गया। तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते बेटा क्या होगा, गैल्वसाइड लॉ। ठीक है, कांस्टेंट किस कंडीशन में? वॉल्यूम पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपको रिलेशन एक्सप्लेन होता है। ठीक, आगे लिख लीजिएगा। एक आपने पढ़ा होगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आपने आवागाड्रो लॉ पढ़ा होगा। आवागाड्रो लॉ अब लिख ही लीजिए। आवागाड्रो लॉ क्या है बेटा? हाँ, आवागाड्रो लॉ एक मोल में Na मॉलिक्यूल।
तो आवागाड्रो नंबर है। और लोग आवागाड्रो लॉ क्या होता है? आवागाड्रोस लॉ क्या है? अरे थोड़ा पढ़ बढ़ के आया कर बेटा। हम लगता है हम बोलते बोलते क्या भूल जाएंगे बोलना, लेकिन तुम लोग अपनी आदतों को नहीं सुधारोगे, हैं? ठीक। जब हम लोग बात करते हैं बेटा आवागाड्रो लॉ का, किसका बात करते हैं? आवागाड्रो लॉ का। आवागाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब ठीक है, आवागाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम, आवागाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग बेटा इक्वल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की वैल्यू सेम है, सेम वॉल्यूम लिया जाए और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी फिजिकल कंडीशन आपकी सेम रखी जाए, तो बोला जाता है ऑल गैसेस हैविंग क्या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर क्या मोल्स। क्योंकि जब मोल्स का जो रेशियो होता है वही मॉलिक्यूल का रेशियो होता है बेटा, जितने मोल्स होंगे उतने ही क्या होंगे आपके मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो इक्वल वॉल्यूम सारे गैसेस का सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स कंटेन करते हैं अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और क्या रखा गया है प्रेशर पे। तो इसी को टर्म देते हैं हम लोग क्या आवागाड्रो लॉ, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या कह लो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके N के होगा। ठीक। अगर प्रेशर और टेम्परेचर क्या रख रहे हैं हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं तो लिख ही लीजिए आवागाड्रो लॉ, लिख लो बेटा आवागाड्रोज लॉ। देखना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, at same temperature and pressure equal volume of all gases, equal volume of all gases contains, equal volume of all gases contains equal number of moles, equal number of moles or molecules, equal number of moles or molecules। मतलब अगर हमारा क्या प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए बेटा, तो जो सेम वॉल्यूम डिफरेंट गैसेस के होंगे उसमें आपका सेम नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इसीलिए किसी भी गैस का आप लेते हो ना एनटीपी पे कितना 1 मोल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। मतलब कोई भी गैस हो, एनी गैस हो, अगर एक मोल जो है एक मोल गैस का है उसके द्वारा वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड होगा वो 22.4 लीटर ही ऑक्यूपाई होता है कि एनी गैस आप ले लो। ठीक। एनटीपी पे आप जब लेते हैं तो बोला जाता है ठीक है ऑल गैसेस कंटेन्स क्या ऑक्यूपाई कितना 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एनटीपी बाई क्या 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाथ उठाओ, बोलना नहीं है। 1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं जी? Na की वैल्यू माइनस में पावर है पक्का? बैठिए सर जी। टेन टू पावर 23 पॉजिटिव में, नॉट नेगेटिव। अरे नेगेटिव तो बहुत कम हो जाएगा यार, पॉइंट फ्रैक्शनल में हो जाएगा। ठीक, प्लस में पावर होता है नॉट माइनस। तो किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा, आपको बताया गया होगा, उसमें 6.02223 दोनों लिया जाता है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 22 ले लेते हैं, 2223 दोनों लिखा जाता है। ठीक, 22 इंटू 10 टू पावर कितना 23। अब वो चाहे केमिस्ट्री में चूंकि हम लोग लेते हैं क्या मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस तीन ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं स्पीशीज कर लेते हैं या पार्टिकल्स कर लेते हैं। अब जिस फॉर्म में होगा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो मॉलिक्यूल बोलेंगे, एटॉमिक फॉर्म में होगा तो एटम बोलेंगे, आयनिक फॉर्म में होगा तो आयंस बोलेंगे। ठीक,
तो उसी को हम लोग आवागाड्रो नंबर कहते हैं। जैसे एक दर्जन बोला जाता है, 1 दर्जन। एक दर्जन कितना होता है जी? 12 केला, है ना? 12 नंबर होता है। वो केला हो, चाहे अंगूर हो, चाहे संतरे हो, चाहे आप लोग हो, कुछ भी हो, है तो 12 आइटम होते हैं, ठीक है, एक दर्जन में। ऐसे ही एक मोल में कितने 6.022 या 23 × 10⁻23 पार्टिकल्स आपके होते हैं, वो जिस भी सब्सटेंस का है। अकाज है कितने क्या है, पर्सन है तो पर्सन हो जाएंगे, इतने बॉयज हैं बॉयज हो जाएंगे, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हो जाएंगे, पैसे हैं तो पैसे हो जाएंगे। हाँ, इतने रुपए हो जाए तो करने की जरूरत ही नहीं है ना जी। अरे उसका आधा का आधा हो जाए तो भी बहुत है यार, है ना? मिलियन ट्रिलियन में तो ऐसे पहुंच जाएगा, है ना जी। अरे 10⁻23 है यार, जीरो बढ़ाए तो इस बोर्ड के इस साइड से लेके उस साइड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन आपका होता है। यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं क्या होगा। इसी को क्या कहते हैं बेटा, आवागाड्रोस नंबर कहते हैं, ठीक। चलो, तो ये तो हो गया हमारे लॉ। इन्हीं लॉ के कॉम्बिनेशन से आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्म किया जाता है। ये जो चारों लॉ आपने पढ़ा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, क्या कौन सा, गैलोसाइक लॉ और आवागाड्रो लॉ, इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से हम लोग बनाते हैं क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। जो आप पढ़ते हो पीवी इक्वल टू कितना, nRT, ठीक है। जब बोर्ड वोर्ड में आप पढ़ते हैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी होता है, फिलहाल यहाँ डिस्क्रिप्शन का रोल नहीं है, ठीक। तो लिखिएगा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस। अच्छे एक आध क्वेश्चन कर लो तब लिखो अब आइडियल गैस इक्वेशन। लिख लीजिए, क्वेश्चन कार्ड लिख लीजिए, लिखिए, बोले ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस at 27 degree centigrade, at 27 degree centigrade is 20 लीटर। कितना बेटा, 20 लीटर। वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस at 27 degree centigrade is 20 liter. Then at which temperature its volume becomes 40 लीटर। its volume becomes 40 लीटर। किस टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम बेटा जो होगा वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। जल्दी करिए, सिंपल सा प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ प्राइमरी लेवल ही बनता है। क्या बोले साहब, 300 पे, 600 पे। जब आप क्या क्वेश्चन में डाटा डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा तो ऑप्शन भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही दिया जाएगा, ठीक। कितने लोग का 54 आया, 54 वाले हाथ उठाओ। 54 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोग क्या है, 54 केल्विन, हाँ 600 केल्विन आया आप लोग का। 54 वाले आप अकेले हो, कौन कौन है? 54 बेटा। वॉल्यूम जो V1 दिया था 20 लीटर था। कितने लीटर था, 20 लीटर। T1 की जो वैल्यू दी गई थी ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको बोला था गैसियस इक्वेशन का यूज हम तभी कर सकते हैं जब टेम्परेचर केल्विन में हो। डिग्री सेंटीग्रेड में कभी भी अप्लाई करने पर रिजल्ट सही नहीं मिलेगा साहब, ठीक। तो उस केस में 27 प्लस कितना, 273, दैट इज 300 केल्विन हो गया। अब हम लोग का V2 की वैल्यू दिया है 40 लीटर, यही ना। T2 निकालना तो V1 अपान T1 इक्वल टू होता है V2 अपान कितना, T2। V1 20
अपॉन T1 300, V2 40 अपॉन T2 निकालना है। T2 इधर कर लो बेटा, T2 की वैल्यू ये देखो, इसको शिफ्ट करो उधर, इसको शिफ्ट करो इधर, 0 एक उड़ा दो यार यहीं से, ठीक। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 300 अपॉन 2, 2 2 जा 4, यानी कि 600 केल्विन। देखिए बेटा केल्विन में आंसर दिया नहीं जाएगा आपको, उसको आप फिर डिग्री सेंटीग्रेड में रिकन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो यानी कि जब T2 डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो T2 की वैल्यू 600 माइनस 273 कर लो, तो फिर बचेगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला ऑप्शन 54 वाला रहता है साहब, V1/T1 = V2/T2 अगर डिग्री सेंटीग्रेड में रख दिया तो पहला क्वेश्चन जब भी ये पूछा गया है तो पहला ऑप्शन 54 रहता है, ठीक। बिना चेंज किए करेंगे तो कितना आंसर आएगा 54। बट याद रखेंगे गैसियस जो गैस है, गैसेस से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन हमें अप्लाई करना हर जगह हम केल्विन में ही लेंगे, कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे फॉलो नहीं होता है रिलेशन, ठीक। तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका सिंपल से डायरेक्ट फार्मूला बेस ही बनता है, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। वही केल्विन टेम्परेचर को हम लोग बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो जब बोलेंगे तो 0 केल्विन, ठीक। और एब्सोल्यूट स्केल जो आपको बोला जाता है उसी को हम लोग केल्विन टेम्परेचर, केल्विन स्केल को बोला जाता है। हो गया बेटा, ये हो गया। आगे हेडिंग करिए आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन नोट करिए जल्दी। आइडियल गैस इक्वेशन, इसको ऑब्टेन करते हैं बेटा जो हमारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्सटैक लॉ और क्या अवागाड्रो लॉ, यानी जो ऑल 4 लॉ हम लोगों ने पढ़ा गैसेस के, उनके कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन होता है। तो लिख लीजिएगा आइडियल गैस इक्वेशन इज, आइडियल गैस इक्वेशन इज, आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाई, आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाई, ideal gas equation is obtained by combination of obtained by combination of obtained by combination of किसके all 4 gases law, combination of all 4 gases law। अटेंडेंस शीट उठा दो जरा, और किसी अटेंडेंस नहीं हुआ बेटा पास करके वहाँ दे दो। ऑल 4 गैसेस लॉ, ठीक। एंड अब डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बेटा, एंड इट इज रिटन एज, एंड इट इज रिटन एज, एंड इट इज रिटन एज, कैसे लिखते हैं बेटा, PV = nRT, ये होता है फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर n मोल ऑफ गैस। R लिख सकते हैं PV = कितना RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर सिंगल मोल गैस का है तो PV = RT से लिखते हैं, और n मोल गैसेस के हैं तो PV = क्या लिखते हैं हम लोग nRT लिखते हैं। n नंबर ऑफ मोल्स होता है, मोलों के नंबर निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स जब फाइंड करते हैं ना तो उसी को वेट अपॉन क्या ले लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड कर लेते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहें R करके PV = n की जगह पे W/m इंटू कितना, यार सेंसर इसका कभी कभी अपने छोड़ देता है, इंटू RT हो गया। W हो गया वेट ऑफ द मास ऑफ गैस, और m जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस होगा, ठीक। m क्या होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक।
तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसके बेस पे मॉलिक्यूलर मास भी निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, m को इधर कर दो, बाकी फैक्टर हमारा क्या होगा, इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ ये W है मास ऑफ गैस इन ग्राम, किस में लेते हैं बेटा, ग्राम, और m है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ से अगर रिलेशन में पूछा जाता है मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालना है तो उसको एक साइड में आप कैपिटल M को शिफ्ट कर लिया तो आ जाएगा WRT/PV के बराबर हो जाएगा, ठीक। R की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अलग अलग यूनिट में हम लोग फिलहाल अलग अलग लेते हैं। यहाँ जो हमें यूज में आता है, एक तो आपका क्या जूल पर मोल पर केल्विन में आता है और एक आता है कैलोरी पर मोल पर केल्विन में। तो जब जूल में लेते हैं हम लोग 8.314 या 8.31 ले लीजिए जूल पर मोल पर केल्विन, और जब उसी को कैलोरी में ले लेंगे तो क्या 4.18 से डिवाइड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाता है। लगभग क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग 2 रख लेंगे बेटा, तो 2.0 कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो जाता है, ठीक। नीचे लिख लीजिएगा R जो है यूनिवर्सल, R को कहा जाता है बेटा यूनिवर्सल क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और वैल्यू जो लेते हैं 8.314, ठीक, किसमें जूल पर मोल पर केल्विन में लेंगे तो ये हो जाएगा, या इसी का अप्रॉक्सीमेट 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन ले लेते हैं तो ये मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे कंडीशन आपका हो गया, क्या वैल्यूज होंगे उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्टेन करते बेटा, जो हम लोगों ने चारों लॉ पढ़े हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन से मिलता है आपको, ठीक। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑब्टेन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ क्या ऑल 4 गैस लॉ, ठीक है। जो डिफरेंट हमारे गैस लॉ हैं उसी के बेस पे इसको हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। हो गया, ये कंडीशन आपका हो गया। अब एक आध क्वेश्चन यहाँ भी कर लीजिए। तो फिर टाइम क्या हो रहा है बेटा, टाइमिंग, अरे सर की टाइम आ गया, टाइम क्या हो बेटा 45 पूरा हो गया। एक तो क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिएगा, टू मोल्स ऑफ गैस at NTP, 2 moles of gas at NTP is filled in a container, if temperature of the container is increases up to 4 times of temperature of the container is increases up to 4 times 4 गुना up to 4 times of initial value, then determine किस चीज को, प्रेशर ऑफ द गैस present in the container, मतलब उसका जो प्रेशर आपका होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक। प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, आगे की कहानी कल बेटा क्वेश्चन का डालिएगा, ठीक।